T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान की पारी 56 रन पर सिमटी। तो वहीं अफगानिस्तान का स्कोर अगर बात करें तो देखिए 11.5 ओवर। इसी के साथ अगर हम आज जीते तो हिसाब बराबर होगा। पिछली बार इंग्लैंड ने बाहर किया था और ऐसे में देखिए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत का सामना इंग्लैंड से होगा, यानी कि आज मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा और सबकी नजरें इस मैच पर टिकी रहेंगी। रंजना, बिल्कुल। तो देखिए इंग्लैंड के खिलाफ बदला चुकता करने उतरेगा भारत। इसी हेडलाइंस के साथ ये खबर है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बताते चले। अफगानिस्तान की पारी 56 रन पर सिमटी और अफगानिस्तान का स्कोर यहां पर 56 रनों में सिमट गया है। साउथ अफ्रीका से अफगानिस्तान का मुकाबला और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अफगानिस्तान ने फाइनल की राह में दक्षिण अफ्रीका को चुनौती दी है और दोनों के बीच आज सेमीफाइनल सत्र और सत्र भी एक मैच में नहीं हारी है मार्कर की टीम और कुल 56 रन में सिमटी टीम। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 29 जून को बुलाई है बैठक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। केंद्र के सभी सचिवों के साथ ये बैठक बुलाई है। बैठक में मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे पर चर्चा संभव है। 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो केंद्र के सभी सचिवों की ये बैठक बुलाई और इस बैठक में अब आगे कैसे काम करना है, किस रोड मैप पर आगे बढ़ना है, ऐसे कौन कौन से एजेंडे जिनको सबसे पहले यहाँ पर काम में लाना है, तो इस तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 29 जून को पीएम मोदी ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी सचिव, केंद्र के जितने भी सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले 100 दिन की कार्य योजना का जिक्र किया जाता है और उस पर जो एक्शन है वो भी अब शुरू हो गया है। और ऐसे में संभवतः जो बैठक बुलाई गई है इसमें यही पहले जो 100 दिन है उनकी कार्य योजना पर चर्चा होगी। पहले 100 दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा संभव है। 29 जून को पीएम मोदी ने ये बैठक बुलाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। केंद्र के सभी सचिव इस बैठक में रहने वाले हैं मौजूद। तो 29 जून को ये बैठक है और इसमें मोदी सरकार 3.0 के एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है। 29 जून को ये बैठक बुलाई गई है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात बदले हुए मौसम के मिजाज की कर लेते हैं, जहां कानपुर में जोरदार बारिश और अयोध्या के घरों में बेड सोफे सब डूब चुके हैं। बस्ती में 50 mm बारिश हुई है और गोरखपुर की अगर बात करें तो छाता लेकर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रास्ते पहली बार मानसून ने उत्तर प्रदेश में एंट्री की और बुधवार सुबह प्रदेश में के करीब 20 जिलों में जोरदार बारिश हुई है और अयोध्या में इतनी जोरदार बारिश हुई कि अयोध्या के जलावनपुरा में जलभराव की स्थिति हो गई है। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के जो सामान है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। फर्नीचर, फ्रिज, कूलर सब तैर चुके हैं। और गोरखपुर की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ छाता लगाए नजर आए। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जगहों पर मानसून ने एंट्री ले ली और लगातार जोरदार बारिश हो रही है। बिल्कुल रंजना, और बड़ी बात यह कि अभी तो मानसून ने दस्तक दी भी नहीं है और ये शुरुआती जो बारिश होती है, बौछारें होती हैं, वो हो रही है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि छाता लेकर यहाँ पर नजर आ रही है मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए। तो मानसून की दस्तक के साथ ही यहाँ पर जो लोगों की मुश्किल है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसी के साथ कई राज्यों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। पहले भाषण में इमरजेंसी का जिक्र ओम बिरला की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि आशा है कि विपक्ष की आवाज, दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि आशा है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। ओम बिरला लगातार क्योंकि दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। बुधवार को यानी कि 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी, जैसा कि जिक्र पहले भी हम इस खबर को लेकर कर रहे थे। और दैनिक भास्कर में मैंने आपको बताया था कि स्पीकर बनते इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाए बिरला, विरोध भी हुआ, सदन स्थगित करना पड़ा, ये हेडलाइन दी गई है। तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा कि उम्मीद है कि आप विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान की रक्षा का दायित्व निभाएंगे। विपक्ष सदन चलाने में पूरा सहयोग करेगा, पर यह भी जरूरी है कि विपक्ष को सदन के अंदर लोगों की आवाज उठाने का
मौका मिले। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा और जब भी अब कोई निष्कासन नहीं होगा, हम आपके सभी न्यायोचित निर्णयों के साथ खड़े रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि केवल विपक्ष को ही नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा। दरअसल इससे पहले आप जानते हैं किस तरीके से विपक्ष की तरफ से हो हंगामा सदन के भीतर किया जाता रहा है, जो प्रोडक्टिविटी रही है वो बहुत कम रही है। और ऐसे में जब विपक्ष हल्ला करता है, हंगामा करता है सदन के अंदर, तो स्पीकर की तरफ से रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है, कई बार तो सदन से बाहर तक उनको निकाला जाता है। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी है और इसी को लेकर ये कहा गया है विपक्ष, क्योंकि इस बार आप देखिए 2014-2019 के कंपैरिजन अगर हम करें तो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। हालांकि ओम बिरला की तरफ से ये कहा गया कि मैं कभी किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता, पर आप भी संसदीय परंपराओं का ध्यान रखें। संसद और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए और आप संसद की गरिमा को समझें, विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप ही आप अपनाएं। आप विरोध कीजिए लेकिन संसद की मर्यादा के अनुरूप। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर उछाल रहा है सदन में, जो हमने तस्वीरें देखी हैं, किस तरीके से चिल्लाया जाता है, कोई अपने आसन पर खड़ा हो जाता है, टेबल पर खड़ा हो जाता है। जो तस्वीरें बाहर जाती है वो सही संदेश नहीं देती है, क्योंकि आम जनता देखती है कि सदन के अंदर जो उनके प्रतिनिधित्व हैं उनका बर्ताव किस तरह का है, और इसीलिए ओम बिरला की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। बिल्कुल, अध्यक्ष बनते ही आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी आया। इस दौरान विपक्ष ने बहुत हंगामा भी वहां पर किया। दरअसल जब विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा था, ओम बिरला ने इमरजेंसी की जब वो याद दिला रहे थे तो कांग्रेस को रास नहीं आया। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भी स्पीकर नहीं रुके। आपातकाल के मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल खुलकर कहा। विपक्ष के बार बार हंगामा करने के बाद भी ओम बिरला अपनी बात करने से बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का जो दिन है वो काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। हम उनकी सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी के विरुद्ध संघर्ष किया और लोकतंत्र की रक्षा की। साथ ही इस दौरान ओम बिरला ने आसन की ओर से प्रस्ताव भी रखा। इस दौरान जो मासूमों ने जान गंवाई उनकी स्मृति में मौन भी रखा गया। क्या कुछ इस दौरान ओम बिरला ने कहा है, सुनिए। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की कूट सत्याओं का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। बढ़ते खबरों में आगे बात बिहार की कर लेते हैं। आज वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का जायजा लेंगे सीएम नीतीश। गंडक बैराज का भी निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो देखिए, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे, यानी कि आज लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे सीएम नीतीश कुमार। वाल्मीकि नगर के दौरे पर रहेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान नए कन्वेंशन सेंटर समेत विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सौंदर्य कार्य का भी उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। आपको बताते चले कि कन्वेंशन सेंटर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार का आधारशिला भी रखेंगे और एयरपोर्ट पर छोटे जहाज की उतरने की सुविधा दी जा रही है। बिहार सरकार एयरपोर्ट के रिनोवेशन पर करीब 8 करोड़ खर्च कर रही है और सीएम बैराज का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। बाढ़ और सूखे से कैसे निपटा जाए, इस पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वाल्मीकि नगर को पर्यटकों के लिए और आकर्षण का केंद्र कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विकास कार्यों की भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे सीएम नीतीश कुमार। बढ़ते आगे खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम की मांग की जा रही है। फिलहाल डीके शिव कुमार इस पद पर हैं और सीएम सिद्धरामैया का स्टेटमेंट भी इस बीच सामने आया कि हाईकमान का फैसला अंतिम होगा, सिद्धरामैया ने कहा है। इस बीच कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। दरअसल कर्नाटक के कुछ मंत्री वीराशैवा लिंगायत यानी कि एससी या एसटी और साथ साथ में माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेताओं को डिप्टी सीएम दिए जाने की पैरवी कर रहे हैं। अब इस सबको लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस आलाकमान का फैसला अंतिम ही होगा। देखना महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ये मांग पूरी की जा सकती है तीनों डिप्टी सीएम की, या फिर क्या कुछ रुख ये पूरा मामला लेता हुआ नजर आता है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। कल एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा छाई रही और ये जो वीडियो था, एक लड़की जो कि छत पर रील बना रही थी और तभी अचानक से बिजली गिर जाती है। सीतामढ़ी का पूरा मामला है। बारिश में दोस्त के साथ डांस के लिए लड़की पहुंची थी और किस तरीके से शूट करते समय बिजली गिरी, बाल बाल ये लड़की बची। जैसे कि हमने कहा कि बिहार के सीतामढ़ी का पूरा मामला था। यहाँ पर आकाशीय बिजली से बाल बाल लड़की बच गई, वरना आप सोचिए क्या हालत यहाँ पर होती इस लड़की की। आपको बता दें कि बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में लड़की सानिया कुमारी, इसका नाम बताया जा रहा है, जो बारिश के समय अपने दोस्त के साथ रील बनाने के लिए छत पर पहुंची थी, तभी सानिया के पास बिजली गिरी। घटना कल की है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हो रही है, लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए यहाँ पर रील बनाना इस लड़की को भारी पड़ सकता था। बिहार के सीतामढ़ी का ये पूरा मामला, और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आप उन तस्वीरों को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हल्की हल्की बारिश होती है। लड़की जिसका नाम सानिया है वो अपनी दोस्त के साथ छत पर पहुंचती है और तभी अचानक से आकाश से बिजली गिरती है। ये पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, बैंक में काम करते करते मैनेजर की मौत हो गई। महोबा में लैपटॉप पर काम कर रहे थे मैनेजर, कुर्सी पर बैठे और बैठे बैठे वो बेहोश हुए और फिर वो उठ नहीं पाए। महोबा में बैंक मैनेजर की काम करते समय मौत की घटना काफ़ी हैरान करने वाली है। पहले ये लगा कि वो बेहोश हो गए। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए 2 मिनट के अंदर ये पूरी घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। साथी कर्मचारी उनको लेकर हालांकि अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो आपने हाल ही में कई ऐसे मामले देखे होंगे, कोई व्यक्ति शादी समारोह में शिरकत करते करते गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, कोई गरबा खेलते हुए, कोई क्रिकेट खेलते हुए। तो कई ऐसी अब तक घटनाएं सामने आ चुकी है। और ये भी देखिए बेहद परेशान करने वाली ये घटना, तस्वीर आप देख पाएंगे। अचानक से ये शख्स गिर जाता है तो आसपास के लोगों को लगता है कि शायद बेहोश हुआ होगा या कोई तबीयत ठीक नहीं होगी या असहज महसूस कर रहा होगा। आनंद फानन में हॉस्पिटल लेकर उनको गए और वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी घटना हो गई। और देखिए जो आसपास व्यक्ति बैठे थे उनको पता भी नहीं चला जब तक नज़र पड़ी। देखिए जैसे उस शख्स की नज़र पड़ती है कि क्या हुआ, बेहोशी या तबीयत खराब, यही अंदेशा शुरू में होता है। और ऐसे में तत्काल अस्पताल हालांकि ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। बढ़ते खबरों में आगे और राजस्थान की बात करेंगे, जहां आज सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू के दौरे पर रहने वाले हैं। झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ऐसे में पूरी तैयारी की गई है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पेंशन के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बढ़ी हुई पेंशन का एक मुश्त भुगतान झुंझुनू में होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और आज सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू के दौरे पर रहने वाले हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवाद कार्यक्रम, और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे, संवाद भी करेंगे और इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। कार्यक्रम में शिरकत को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। पेंशन के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। साक्षी, तो देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब लाभार्थियों के साथ में वो संवाद करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवाद कार्यक्रम खासतौर पर रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आने वाले हैं। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जल्द ही आकार लेगी देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। बोनी कपूर की कंपनी को मिला है फिल्म सिटी के निर्माण का काम, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और YEIDA बोनी कपूर के बीच में समझौता होगा। परियोजना के लिए आज बोनी कपूर दस्तखत करेंगे और फिर उसके बाद में दावत सुबह 11 बजे यमुना प्राधिकरण के कार्यालय में हस्ताक्षर किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन सीएम कार्यालय के प्रतिनिधि होंगे शामिल और इस समारोह के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जानकारी दी जाएगी किस तरीके से फिल्म सिटी निर्माण किया जाएगा और क्या कुछ खास इस फिल्म सिटी में होने वाला है। तो बोनी कपूर के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ी फिल्म सिटी फिलहाल आने वाले दिनों में मिलने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन खास तौर पर किया गया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कार्यक्रम होगा, उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ज्वाइंट, जिसमें जानकारी दी जाएगी। और इस बीच सीएम कार्यालय के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये खबर उत्तर प्रदेश से जल्द ही आकार लेगी सबसे बड़ी फिल्म सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। राहुल गांधी को कोर्ट का आदेश, सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। मानहानि केस में 2 जुलाई को राहुल गांधी को बुलाया गया है। राहुल ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल के वकील से पूछा कि वो कहां हैं, यानी कि राहुल गांधी कहां हैं। वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में स्पीकर चुनाव है, इसलिए राहुल गांधी नहीं आए। तो आप देखिए किस तरीके से अब 2 जुलाई को तलब किया गया है और ऐसे में मानहानि के मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर कोर्ट में पेश हुए थे, हालांकि तब उन्हें जमानत मिल गई थी। दरअसल कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था और इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। अब मामले में राहुल गांधी बीती फरवरी से सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे थे, तब उन्हें जमानत मिल गई थी और इस मामले में सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था। अब 2 जुलाई को राहुल गांधी को पेश होना होगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। भिवाड़ी की दवा फैक्ट्री में हुआ है विस्फोट, 4 लोग जल गए हैं जिंदा। मलबे में शव मिले हैं, देखते देखते चारों तरफ आग ने घेर लिया। ये जो वहां लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने बताया भिवाड़ी की पूरी घटना है जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में कर्मचारी झुलसकर बेहोश हो गया। इसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 12 अन्य कर्मचारी झुलस गए थे। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख पाएंगे, सब कुछ जलकर खत्म हो चुका है। 4 लोग इसमें जिंदा जल गए हैं और मलबे से ये शव मिले हैं। देखते देखते चारों तरफ आग से ये पूरी फैक्ट्री घिर गई। कुछ ही मिनटों में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं, काफी मशक्कत करनी पड़ी। 10 गाड़ियां दमकल की रही, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो ये दवा फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें देखिए किस तरीके से विस्फोट हुआ और उसके बाद मलबे में शव मिले हैं। जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि देखते ही देखते चारों तरफ आग फैलती चली गई, लोग डर गए और ऐसे में देखिए किस तरीके से इस आग की चपेट में आने से 4 लोग जिंदा चल गए हैं। तस्वीरें भयानक है, भयावह हैं। दरअसल खैरथल तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार शाम दवा और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ था और हादसे में कर्मचारी झुलसकर पहले बेहोश हो गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 12 अन्य कर्मचारी भी बताए जा रहे थे जो पूरी तरीके से झुलस गए थे। उस वक्त दमकल की 10 गाड़ियां वहां पर पहुंची और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। बढ़ते खबरों में आगे बाद जयपुर के छात्र संघ चुनाव की फिर उठने लगी मांग और अशोक गहलोत ने लगाई थी रोक। अब छात्रों ने शुरू किया अनूठा अभियान। अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी और एक बार फिर से मांग उठने लगी है। सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है और साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने पर एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। सरकार ने यह भी कहा था कि कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने यह सुझाव दिया है कि छात्र संघ चुनाव में धनबल और बाहुबल का खुलकर उपयोग होता है और कमेटी के सिफारिशों का भी उल्लंघन होता है। पढ़ाई को भी प्रभावित होना बताया गया है और इन सब बातों को सरकार ने गंभीरता से लिया और उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। लेकिन एक बार फिर से अब जो छात्र हैं वो अनूठा अभियान शुरू करते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव की मांग उठने लगी है। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पुलिस ने सुलझाया है जालना अपहरण का केस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया था संज्ञान इस केस को सॉल्व करने का। ऐसे में किशोर का अपहरण करने के बाद में फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर किडनैपर्स को दबोच लिया और ये बड़ी कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने फिलहाल फिरौती के लिए अगवा किए गए 13 साल के एक लड़के को कुछ ही घंटों के भीतर छुड़ाते हुए उसके पड़ोसी समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने लड़के के व्यापारी पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और एक अधिकारी ने बुधवार को ही ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लड़के को मंगलवार सुबह अगवा किया गया और रात को आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को छुड़ा लिया गया। तो फिलहाल जिला पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई कर ली गई है। तो एसपी ने ये बताया भी कि आरोपियों की पहचान रोहित भूरेवाल, अरबाज शेख और नितिन शर्मा के रूप में हुई है और इस पूरे मामले में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है।